नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष कथा सम्राट प्रेमचंद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर उपस्थित हुई हूँ। प्रेमचंद कहानीकार के रूप में इतने प्रतिष्ठित हुए कि एक संपूर्ण युग का नाम इनके नाम पर रखा गया, प्रेमचंद युग। तो आइए इस युग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और प्रेमचंद की कहानियों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आइए उन पर चर्चा करते हैं। मुंशी प्रेमचंद का समय कब से कब तक का है, ये आप देख ले। 1880 से लेकर 1936। जन्म इनका 1880 में हुआ था और मृत्यु इनकी 1936 ईस्वी में हुई थी। इनका वास्तविक नाम जो परिवार वालों ने रखा था वो धनपत राय था। प्रेमचंद जी की पहली कहानी, उनके द्वारा रचित पहली कहानी है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। यह कहानी 1907 ईस्वी में जमाना नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यह उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखी गई थी। यह नाम उनके ताऊ ने रखा था। तो उर्दू में प्रेमचंद जी रचनाएं नवाब राय के नाम से किया करते थे। जब से उन्होंने लेखन का कार्यभार संभाला तो सबसे पहले उन्होंने उर्दू में रचनाएं लिखी और उर्दू में ये नवाब राय के नाम से लिखा करते थे। यह नाम उनके ताऊ ने रखा था। तो पहली उनकी कहानी है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, लेकिन यह कहानी उर्दू में प्रकाशित हुई थी, उर्दू भाषा में। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी में रचित सर्वप्रथम कहानी कौन सी है? सौत कहानी। सौत 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी सरस्वती पत्रिका में। ठीक है। प्रथम हिंदी कहानी संग्रह इनका कौन सा है? सप्त सरोज। इनका प्रथम हिंदी कहानी संग्रह सप्त सरोज है, जो जून 1917 में प्रकाशित हुआ था। मैं यहाँ पर हिंदी से संबंधित कहानियों की बात कर रही हूँ, तो आप ध्यान रखेंगे कि मैं क्या कह रही हूँ, आप संशयग्रस्त ना हो, क्योंकि दुनिया का सबसे अनमोल रत्न इनकी लिखी हुई पहली कहानी तो जरूर है, लेकिन भाषा क्या है उसकी? उर्दू है। तो इनकी पहली कहानी कहा जाए और विकल्प 4 हो और उसमें दुनिया का सबसे अनमोल रत्न दिया जाए तो आप इसे चुनेंगे। लेकिन जब हिंदी की बात हो तो स्वाभाविक तौर पे डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार क्या है? सौत कहानी 1915 ईस्वी में। तो विकल्प में अगर सौत रहे तो सौत। आगे बढ़ते हैं। पूरा जो विवरण अभी मैं समझा रही हूँ आपको, पूरी व्याख्या आप सुन ले मुझसे। उम्मीद है आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ती हूँ। अब देखिए, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार फिर हिंदी में रचित अंतिम कहानी कौन सी है? अंतिम कहानी है कफन, 1936 ईस्वी में। तो प्रथम कहानी संग्रह का नाम मैंने अभी बताया है सप्त सरोज। नाम याद रखेंगे आप। 1917 में प्रकाशित हुआ था। कहानी संग्रह में बोल रही हूँ। और पहली कहानी नगेंद्र के अनुसार कौन सी है? सौत कहानी है, जो 1915 में प्रकाशित हुई है। अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर बच्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी, ये सारे विद्वान, मैं कहूंगी कि अधिकतर जो विद्वान हैं वो प्रेमचंद की प्रथम हिंदी कहानी पंच परमेश्वर को मानते हैं। तो ये कब प्रकाशित हुई है? 1916 ईस्वी में। नगेंद्र की मान्यता अलग है, वो सौत कहानी को मानते हैं, लेकिन अधिकतर विद्वान, जिनमें से डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हैं, डॉक्टर बच्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, रामस्वरूप
चतुर्वेदी है। ये सभी प्रेमचंद की प्रथम हिंदी कहानी पंच परमेश्वर को मानते हैं और इसका प्रकाशन वर्ष कब है? 1916 ईस्वी में। ठीक है, तो आप परीक्षा में जो विकल्प आएंगे उसी आधार पर आप सही उत्तर का चुनाव करेंगे। थोड़ा सा शांत भाव से प्रश्न को पहले अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही उत्तर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कमल किशोर गोयनका के अनुसार प्रेमचंद जी का प्रथम कहानी संग्रह सोजे वतन है। अभी मैंने हिंदी में प्रथम कहानी संग्रह बताया है आपको 1917 में। कौन सा था? सप्त सरोज। ये हिंदी में है। ठीक है, इसकी भाषा क्या है? हिंदी है। लेकिन जब पहला उनका, जैसे मैंने दुनिया का सबसे अनमोल रत्न बताया कि पहली लिखित उनकी कहानी है, पहली रचित है, और जो पहला रचित काव्य संग्रह था वो कौन सा था? वह उर्दू में था। आइए इसे पहले समझते हैं। यह कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? इसका नाम क्या है? सोजे वतन। ठीक है, और ये कहानी संग्रह जुलाई 1908 ईस्वी में कानपुर में जमाना प्रेस, मैंने बताया ना जमाना पत्रिका, ये कानपुर में है और उर्दू में प्रकाशित हुआ। तो सबसे पहले उनकी प्रारंभिक रचनाएं जो है उर्दू में रचित है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। इसी वजह से अधिकतर अभ्यर्थी दुविधाग्रस्त होते हैं। वो उनकी प्रारंभिक रचनाएं जो अलग भाषा में, उर्दू भाषा में है और हिंदी भाषा की रचनाओं दोनों में संशयग्रस्त हो जाते हैं कि कौन सी कहानी पहली है। भाषा का आप ध्यान रखेंगे। तो सोजे वतन जो है 1908 ईस्वी में कब? कानपुर जमाना प्रेस से उर्दू में प्रकाशित हुआ था, जिसकी कहानियां देश प्रेम से परिपूर्ण थी। कलेक्टर ने सेडिशन राजद्रोह के आरोप में इसकी 700 बची प्रतियों को आग में जलवा दिया था। इस पर उन्होंने अपने मित्र मुंशी दया नारायण निगम के सुझाव पर अपना छद्म नाम प्रेमचंद रखा। इस प्रतिबंध के बाद ही ये नवाब राय नाम को छोड़कर प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। बात समझ में आई? जमाना पत्रिका उर्दू की पत्रिका थी। ठीक है, और दया नारायण निगम जो है उसके संपादक थे और प्रेमचंद के बहुत ही अच्छे घनिष्ठ मित्र थे। तो उन्होंने सुझाव दिया। अंग्रेजी सरकार की तरफ से इन्हें विरोध का सामना करना पड़ा और उसके बाद इन्होंने अपना नाम बदलकर प्रेमचंद रख लिया और नवाब राय जो नाम है इन्होंने त्याग दिया, इस नाम को छोड़ दिया था। ठीक है, अब प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी कौन सी है? प्रेमचंद नाम से मतलब नवाब राय नाम छोड़ने के बाद जब प्रेमचंद नाम से उन्होंने लिखना शुरू किया तो उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी है और उर्दू मासिक पत्रिका, मैंने बताया था जमाना पत्रिका, दिसंबर 1910 के अंक में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद जी की कहानियों का विकास क्रम हम देख लेते हैं। किस किस समय कौन सी कहानियां प्रकाशित हुई है? तो प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानियों के विकास क्रम को निम्न 3 सोपानों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम सोपान क्या है? 1915 से 1920 ईस्वी तक। इस चरण की कहानियों में सुदीर्घ कथानकों और घटनाओं का अत्यधिक विस्तार एवं आदर्शवाद का प्रयोग हुआ है। तो प्रारंभिक जो उनकी कहानियां हैं वो आदर्शवाद से प्रेरित है। ठीक है, और लंबे लंबे कथानक है, उसमें घटनाओं का अत्यधिक विस्तार है, वर्णन प्रधान जो शैली होती है उस स्तर पे कहानियां रची गई थी और आदर्शवाद है। और अंतिम चरण क्या होता है? शुद्ध यथार्थवाद में ये पहुंचते हैं, आदर्श उन्मुख यथार्थवाद कहते हैं। प्रेमचंद की जो रचनाएं हैं पहले आदर्श से आगे बढ़ती हैं और यथार्थवाद तक पहुंचती है जो जीवन की वास्तविकता है। इस चरण की प्रमुख कहानियां हैं, कौन कौन सी कहानियां हैं? सौत, मैंने अभी बताया था, नगेंद्र ने इन्हें इसकी पहली कहानी माना है हिंदी की 1915 में। पंच परमेश्वर को अधिकतर विद्वान 1916 में ये प्रकाशित है, पहली कहानी मानते हैं हिंदी की। सजनता का दंड 1916, ईश्वरीय न्याय 1917, दुर्गा का मंदिर 1917। आगे बढ़ते हैं। बलिदान 1918, आत्माराम 1920 और द्वितीय सोपान
दूसरा जो पड़ाव है इनकी कहानियों का क्या है, इस चरण की कहानियों में आदर्शवाद को छोड़कर यथार्थवाद का प्रयोग किया गया है। इस चरण की प्रमुख कहानियां हैं कौन कौन सी, यथार्थवाद यहाँ दिखाई पड़ती है। कौन कौन सी कहानियां हैं देखिए, बूढ़ी काकी 1921, विचित्र होली 1921, गृहदाह 1922, हार की जीत 1922, परीक्षा 1923, आप बीती 1923, उद्धार 1924, सवा शेर गेहूं 1924, शतरंज के खिलाड़ी 1925, माता का हृदय 1925, कजाकी 1926 और सुजान भगत 1927, इस्तीफा 1928, अलग्योछा 1929 और पूस की रात 1930। तो ये कहानियां आदर्शवाद को छोड़कर यथार्थ की ओर बढ़ती है। और आप समय तो देख ही पा रहे हैं, 1920 से 1930 का जो समय है ये द्वितीय सोपान है, और प्रथम सोपान कब से कब तक था, 1915 से 1920 तक था। तो अब हम तीसरे स्तर पे पहुंच रहे हैं, तृतीय सोपान में, 1930 से 1936। इस चरण की कहानियों में मानवीय द्वंद्वों एवं मानव मनोविज्ञान का सूक्ष्म चित्रण किया गया है। इस चरण की प्रमुख कहानियां हैं कौन कौन सी, होली का उपहार, तावान, होली का उपहार 1931 है, तावान भी 1931 है, ठाकुर का कुआं 1932, बेटों वाली विधवा 1932 और ईदगाह 1933, नशा 1934, बड़े भाई साहब 1934 और कफन 1936। तो तृतीय जो सोपान है, इस स्तर की सारी कहानियां प्रेमचंद स्वयं कहते हैं कि यही कहानियां उनकी श्रेष्ठ कहानियां हैं। और इन कहानियों का जो प्रकाशन वर्ष है वो परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इन प्रकाशन वर्षों का शॉर्ट नोट्स बनाकर अपने पास अवश्य रख लें। आगे बढ़ते हैं, अन्य कुछ उनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं जिसमें मंत्र, शांति, पंडित मोटेराम, मिस पद्मा, लॉटरी, वज्रपात, रानी सारंधा, नमक का दरोगा। अब विशेष तथ्य में इनके द्वारा रचित कहानियों की कुल संख्या लगभग कितनी है, 300 मानी गई है। और जो इनकी कहानियां हैं वो कहाँ संग्रहित है वो भी देख लेते हैं। सरस्वती प्रेस बनारस द्वारा इनकी कहानियों का संग्रह करके मानसरोवर नाम से 8 भागों में करवाया गया है। क्या, इसका प्रकाशन करवाया गया है मानसरोवर नाम से। ठीक है, मानसरोवर के कितने भाग है, 8 भाग है, इसे आप ध्यान में रखें। और जब अभी तो ये दिल्ली से प्रकाशित होती है मानसरोवर, लेकिन जब पहली बार प्रकाशित हुई थी तो सरस्वती प्रेस बनारस द्वारा ये प्रकाशित हुई थी। 8 भागों में मानसरोवर में इनकी समस्त कहानियों को संग्रहित किया गया है। तो उम्मीद है आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी और आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हुई होगी। और साथ ही साथ आपके बहुत सारे प्रश्न थे, उनका भी उत्तर मुझे उम्मीद है मिल गया होगा। अन्य किसी समस्या के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य सूचित करें, मैं अवश्य उन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।